सवाल सर आपसे एक है कि इंदौर में जो बीआरटीएस है उसको सरकार क्यों तोड़ रही है? देखिए, बीआरटीएस क्यों बना था आपको पता है? कई शहरों में बीआरटीएस बहुत आसानी से बनाया गया और आसानी से चलाया भी गया। मैं खुद भी अहमदाबाद पहले काफी जाता था, तो मैंने देखा कि वहां पे बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं बीआरटीएस को। लागत भी बीआरटीएस की कम थी। आज जो दूसरी जो परिवहन के साधन है या जो पब्लिक कन्वेंस जिसे हम कहते हैं, जिसमें अभी मुंबई में मोनो रेल थी जो कि काफी कम एरिया को कवर करती है। इसके अलावा मेट्रोज तो सभी जगह है, इंदौर में भी मेट्रो आ गई है और अब उसको और बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बीआरटीएस उस समय बनी थी कि जब इतना बजट भी नहीं होगा सरकार के पास, या हो सकता है कि जल्दबाजी में बनाई गई हो, कि एक पब्लिक को सुविधा के लिए सोच के बनाया। लेकिन जहां पे बीआरटीएस बनाया वो बहुत डेंस एरिया है, वो कमर्शियल कम रेसिडेंशियल था, तो वहां ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि आधी से ज्यादा सड़क तो बीआरटीएस में चली गई जिसमें सिर्फ एक ही बस चलती है, और बाकी जो छोटी छोटी जो सर्विस रोड बननी चाहिए वहां पे मेन रोड बनाई गई। तो अब वहां पे भयंकर जाम लग गया, तो पब्लिक उससे क्या है कि सुविधा की जगह असुविधा ज्यादा हुई। तो एक जमाने में वो सुविधा थी, आज वो हाँ, असुविधा बन जब गया। बनी थी तब सोच भी यही थी कि कई शहरों में सक्सेसफुली चल रही, तो इंदौर के लिए भी एक मॉडल बहुत अच्छा है। और उस समय हो सकता है कि स्मार्ट सिटी या मेट्रो की कल्पना भी नहीं होगी या बजट नहीं होगा। लेकिन अब तो जब सब चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब ये जैसे महापौर साहब ने किसी दिन वो कार चलाने का मना किया, फर्क पड़ेगा, पॉल्यूशन में भी फर्क पड़ेगा। और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से आने वाले समय में ज्यादातर ग्रीन व्हीकल ही चलेंगे, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। और लोगों के पास क्या, जिस घर में दो गाड़ियों की आवश्यकता है वहाँ 5 गाड़ियां हैं, और हर व्यक्ति अलग अलग गाड़ी ले जा रहा है। ये तो है। तो अब मेट्रो के आने से ये रहेगा कि व्यक्ति पार्किंग से भी बचेगा, क्योंकि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इंदौर में कुछ ज्यादा और फुटपाथ पे भी आप देख रहे हैं कि बाजारों में क्या हाल है, नगर निगम वाले समझाते हैं, उसके बावजूद भी अभी दीपावली का माहौल है और सारे फुटपाथ भरे पड़े हैं सामानों से, जहाँ पे व्यक्ति को चलने की जगह होनी चाहिए। तो इसका असर ये होता है कि जो पार्किंग है वो और फुटपाथ के आगे पड़ी रहती है, तो सड़कें वैसे ही छोटी है, वो ज्यादा छोटी हो जाती है और वाहनों की संख्या। आने वाले समय में इसका बहुत फायदा मिलेगा अपने को, लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। मेरा सर एक सवाल आपसे और था रियल एस्टेट के बारे में। आज हम देखते हैं कि बंबई में फ्लैट आता है 2-3 करोड़ से चालू होता है, आता नहीं है, आता तो 8-10 करोड़ का है। और इंदौर में उसके 10% में फ्लैट मिल जाता है, 30-40 लाख मिल जाता है। तो आप भविष्य में इंदौर के रियल एस्टेट को कैसे देखते हैं? मतलब इंदौर का रियल एस्टेट कितना बढ़ सकता है? क्या हम कहाँ हम जा रहे हैं? देखिए, बम्बई और इंदौर की तुलना लोग इसलिए करते हैं कि इसको मिनी मुंबई भी बोलते हैं। हाँ, ये मुंबई का एक जो एरिया है वो काफी समय पहले जो उसकी प्लानिंग हुई थी, जैसे क्राफर्ड मार्केट है, जैसे भेंडी बाजार है, वो पुराना मुंबई जो था, हाँ, जो चर्च गेट या रेलवे डाउनटाउन जो है, हाँ, साउथ मुंबई तो वहां पर जो मार्केट बने हुए थे उसमें बर्तन का अलग कारोबार होता था, कपड़ों का अलग होता था, आपके ग्रोसरीज वगैरह, या जो जैसे इंदौर में मारोठिया है, आपका कसेरा बाजार है, सराफा बाजार है, वहां पे झवेरी बाजार है। तो ये सब जो प्लानिंग थी वो सेम थी। तो जो लोग मुंबई जाते थे उनको लगता था कि यार ये तो सेम ही बाजार है यहाँ पे। अच्छा, मिनी मुंबई इसलिए क्लॉथ मार्केट, हाँ। तो ये सारी जो थी, जैसे एमटीएच कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहले शुरू हो गया था, ये मॉल्स वगैरह तो थे नहीं उस समय, तो ये बाजार वैसे ही थे सेम जो मुंबई की तर्ज पे बनाए गए थे। तो मुंबई उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी थी, जिसमें कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, कुछ गुजरात का था। तो मराठी लोगों और गुजराती लोगों का उसमें सामंजस्य से काम होता था। और इंदौर ऐसा था कि खंडवा के रास्ते लोग जो मुंबई जाते थे वो इंदौर कई लोग अच्छा लगता था, क्योंकि मालवा में बहुत अच्छा वातावरण भी था और उपजाऊ जमीन थी, तो फसलें भी अच्छी थी और बारिश भी अच्छी है, गर्मी भी इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे मुगलों को भी मालवा बहुत पसंद था, यहाँ मांडव में आते थे वो। अच्छा, अच्छा। जैसे शबे मांडवा मुगलों के जमाने और शामे अवध, हाँ। अच्छा। तो मुगलों को बहुत विशेष प्रिय स्थान थे ये। तो उस समय मांडव गढ़ था मुगलों का, और वो मालवा में है। और मालवा निमाड़ में खेती बहुत अच्छी होती है, और साथ ही कपास का और सोयाबीन का बहुत बड़ा बेल्ट है। आज जो विश्व का सोयाबीन का जो कटोरा है वो मालवा को बोला जाता है। अच्छा। और कपास सबसे ज्यादा व्हाइट गोल्ड बोलते थे अंग्रेज, वो निमाड़ में होता था। तो इसीलिए सेठ हुकुमचंद जी फेमस। सेठ हुकुमचंद जी और टाटा बिरला को भी हुकुमचंद जी ने ही टेक्सटाइल मिल लगवा के दी। गांधी जी के साथ जब यहाँ इंदौर आए थे और यहाँ पे हिंदी साहित्य समिति के भवन में उनकी मीटिंग हुई थी, तो बिरला परिवार ने काफी सहयोग दिया, और बगल में यहाँ पे उज्जैन के आगे नागदा में बिरला ग्राम बसाया।
ग्रासिम इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल में ग्वालियर, रेयान और ये सब बहुत काम हुआ उस समय। बड़ी बड़ी मिल थी, इंदौर में भी सैकड़ों लूम हुआ करती थी। तो टेक्सटाइल की भी 11 मिल थी इंदौर में, 11 या 13 होगी शायद। वो वर्ल्ड फेमस थी, जैसे चेन्नई में, सूरत में, मुंबई में, और उसी प्रकार से इंदौर में। पूरे इंडिया में टेक्सटाइल के ये हब माने जाते थे। आज भी मैंने झांकियां अभी निकलती है। कपास का तो मैंने भी पढ़ा अभी कि कपास तो मतलब अपन वर्ल्ड लीडर है हाँ, कपास उत्पादन में। लेकिन बीच में क्या, जब आईटी का जब रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ, तो इंदौर उसमें वो काफी पीछे रह गया। उस समय अच्छा। पता नहीं गवर्नमेंट ने उस चीज को भांपा या नहीं, लेकिन जैसे चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने उस समय साइबराबाद बना दिया, तो हैदराबाद का ग्रोथ बहुत फास्ट हुआ। कर्नाटक की सरकार ने बेंगलोर में काफी सॉफ्टवेयर के लिए रियायतें दी, तो उस समय काफी लोग बेंगलोर गए। आज सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलोर जाना जाता है। मुंबई तो खैर सबसे बड़ा औद्योगिक शहर था, इसलिए मुंबई, पुणे, इनकी कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से आईटी के हब बन मैं गए। सर इसमें आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, यही जोड़ना चाहूंगा कि आपने दुनिया के इतने देश देखे हैं, लगभग 60 प्लस कितने देश देख चुके हैं सर आप? हाँ, काफी कंट्री घूमा हूं मैं। तो ये मतलब 50 तो आपका आंकड़ा हो ही गया है। तो आपको जो ये अनुभव है कि जैसे आईटी में हम पीछे रह गए, या फिर मैंने एक दो चीजें और देखी हैं कि हम अर्बन प्लानिंग में भी थोड़ा सा पीछे हैं, है ना, कि आज भी हम उतनी चौड़ी रोडें नहीं बनाते हैं। और तो इंदौर के जो युवा हैं वो किस क्षेत्र में पढ़ाई करें या किस क्षेत्र में काम करें तो उनका उज्जवल भविष्य देखते हैं आप? देखिए, इंदौर के युवा दूसरे युवा से कोई अलग नहीं है। आज इंदौर, जो भारत का विकास हो रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में है। क्योंकि इंदौर की जो आज रोड कनेक्टिविटी है, भारत में किसी भी हिस्से में आप 24 घंटे में मटेरियल की डिलीवरी दे सकते हैं। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने जा रहा है, आज चाइना को भी इससे वो थ्रिट है कि यार ये सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है। आज हम देख रहे हैं कि हम धोलेरा में जो प्लानिंग हो रही है, या जो अभी नया ग्रेटर निकोबार बना रहे हैं, तो ग्रेटर निकोबार से सारी सिंगापुर की जो कनेक्टिविटी रहेगी, शिपिंग कंपनियां वर्ल्ड की सारी वहां पे। अभी केंद्र सरकार की योजना है कि जो जहाजरानी उद्योग है, वो पूरे विश्व के गुड्स को पूरे विश्व के अलग अलग देशों में ले जाने का काम करता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे इधर चाइना का दबदबा है, वहां पे गल्फ में दूसरी कंट्रीज का दबदबा है। तो ये जो प्रशांत महासागर का एरिया है और जो हिंद महासागर का एरिया है, उसके बीच में दो शहर फाइनेंशियल हब बन गए हैं। 20 साल पहले जो हब टोक्यो हुआ करता था, हांगकांग हुआ करता था, अभी इन 20 या 25 सालों में वो तगमा उनसे छीन के सिंगापुर और दुबई को मिल गया है, जो वर्ल्ड के फाइनेंशियल डेस्टिनेशन हैं। पहले लंदन, न्यूयॉर्क आज भी है, हाँ, पर वो अब उनका लेकिन दबदबा कम हुआ है। अब धीरे धीरे एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है।